हाय एवरीवन, आई एम एम्स नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट एम्स नागपुर। सो आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी आपकी एग्ज़ाम आने वाली है। तो जिन बच्चों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप अभी भी ढंग से अगर आप अभी भी अपनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। बट आप कॉन्फिडेंस रखिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज़ द हाफ द विक्ट्री। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, या फिर जिनका 50% सिलेबस हुआ है, या फिर जिन स्टूडेंट्स ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की है। आप सभी के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और मैं आपको खुद कह रही हूँ, आप इस चीज़ को लिख लीजिए कि मैं ही आपको कह रही हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको आपके एग्जाम में 23 से 24 क्वेश्चन 100% सही हो जाएंगे, अगर आप अपना सिलेबस पूरा भी करके नहीं जाते हैं तभी भी। और मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगी कि ये चैप्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको टॉपिक्स भी बताऊंगी और बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बताऊंगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद में समझ जाएंगे कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर भी नहीं आता। अगर मॉडरेट लेवल का पेपर आता है तो वो कैलकुलेटिव ही आता है, फॉर्मूला बेस ही आता है। आप समझ जाएंगे इसको देखने के बाद में खुद। और प्लीज़ गाइज, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैंने ये खुद एनालिसिस करके निकाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है भी या नहीं। तो मैंने वही चैप्टर्स निकाले हैं वो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो चैप्टर्स मैंने छोड़े हैं उनके अंदर इतने चांसेस नहीं है कि क्वेश्चन आते हैं। अगर आते हैं तो भी एक आधा क्वेश्चन आता है, जो आप अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप पढ़ के जाना पूरा सिलेबस। अगर नहीं रहता है, अगर आप इतने चैप्टर्स भी पढ़ के जाएंगे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको खुद कह रही हूँ ये चीज़। और प्लीज़ आप कोई भी चैप्टर्स डिटेल में मत पढ़िए, डिटेल में क्वेश्चंस मत लगाइए। मैंने आपको जो टेलीग्राम लिंक पे जो नीट के क्वेश्चंस डाले हैं वो आप प्रैक्टिस करके जाइए, ताकि आपको एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंस रहे कि आपने नीट के क्वेश्चंस लगाए हैं। बट आपसे वो सोल्व नहीं हो रहे तो प्लीज़ उनको छोड़ दीजिए। एक बार ट्राई कीजिए, 2 बार ट्राई कीजिए, बट इतना उसमें कॉन्फिडेंस लूज़ मत कीजिए कि मेरे से ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ तो आपको करके करके ही जानी है, क्योंकि इसके अंदर से 100% चांस है कि क्वेश्चन आता ही है। और जो जो टॉपिक्स मैं आपको बताती हूँ वो आप एक पेज पे लिखते जाना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर इसके अंदर हम पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक से। इसके अंदर आपको जैसे चार्ज डेंसिटी है, और जो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलेज हैं वो पढ़ के जाने हैं। और जो पोटेंशियल है, जैसे स्फीयर का कितना होता है, ये सब आपको पढ़ के जाने हैं। क्यों पढ़ के जाने? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ के जाना है। क्यों पढ़ के जाना है आपको ये सब? जैसे लास्ट ईयर आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी की जो डायमेंशन है वो पूछी थी। अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन पूछी थी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो इतना ही है, आप इतना पढ़ लोगे तो सफिशिएंट है। और जो इनके ग्राफ है वो भी पढ़ के जाना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कितने ग्राफ जो 2-3 ग्राफ है इंपॉर्टेंट है, तो वो आप पढ़ के जाना। जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है उसके अंदर आप जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर है उससे कोरिलेट करके पढ़ना कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है तो उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड का फोर्स कितना लगता है। ये सब आप कोरिलेट करके पढ़ना। ये दोनों सेम ही है चैप्टर, तो प्लीज़ इनको आप साथ में पढ़ना। कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, एक साथ में 2 चैप्टर्स हो गए। और उसके अंदर केपलर के जो नियम है वो एक्स्ट्रा है, उसमें भी आपको डिटेल में नहीं पढ़ना। बस जो एस्केप वेलोसिटी वगैरह है तो वो भी इतने डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है। आप उनको एक बार देख लोगे तो हो जाएगा, और ईजी क्वेश्चन लगा लेना। तो फटाफट इन 2 चैप्टर्स को आप स्टार्ट कर सकते हैं। आज से स्टार्ट कर देना। जिनका सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है तो इन 2 चैप्टर्स को पहले कर लीजिए, और ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से 3 to 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं MEC मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर है। सर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकाले हुए हैं, वो आप पढ़ना, वो इंपॉर्टेंट है। उनके ग्राफ देखना, जैसे स्फीयर का हो गया, इनफाइनाइट वायर का हो गया, लिमिटिंग वायर का हो गया, ये सब आप देखना। और उसके अंदर जैसे सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे म्यू नॉट NI, उस पर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, वो इंपॉर्टेंट है। लेंज लॉ इंपॉर्टेंट है। और मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जैसे BVL, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। और इनकी जो डायमेंशन है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला होती है तो 1 टेस्ला में कितने गाउस होते हैं, तो 10⁴ गाउस होते हैं। तो ये देखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था। तो ये जो टॉपिक्स है ये आप प्लीज़ पढ़ के जाइए। इनको ज़्यादा डिटेल में मत देखना, आपको पता भी चल रहा है कि इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए हैं। बस आप जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं, जैसे म्यू नॉट NI में जो N होता है वो टोटल जो रिंग्स होती हैं अपन में
उनकी पूरी लेंथ लेते हैं, ना कि जो टोटल रिंग्स होती हैं वही लेते हैं। जो ऐसे छोटी छोटी गलतियाँ आप मत करना, इनकी डायमेंशन में, यूनिट में, ऐसी गलतियाँ आप मत करना। फिर हम बात करते हैं एसी, अल्टरनेटिंग करंट। इसके अंदर से जो एलसीआर जो सर्किट है वो इम्पोर्टेंट है, जो रेजोनेंस की जो कंडीशन होती है वो इम्पोर्टेंट है। और प्योर आर, प्योर एल, इन सब के देखिए, एक्सएल, एक्सी, इनके फॉर्मूलेज, इनका फॉर्मूला देखिए आप। और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये सब आप फॉर्मूला देखिए। इनके जेड है, ये सब इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा डीप में मत जाइए, इनसे क्वेश्चन नहीं आता। लास्ट ईयर भी एलसीआर सर्किट से आया था, जिसके अंदर आपको एल दे रखा था, जेड दे रखा था, क्यू दे रखा था, क्वालिटी फैक्टर, ये सब दे रखे थे। तो उसके अंदर आप क्यू से आप ओमेगा निकाल लेंगे, फिर वो जो जेड होता है उसके अंदर जो उसका फॉर्मूला होता है उससे आप फिर आई पूछा था तो आई निकल जाएगी। आई क्या होती है, वी अपॉन जेड होती है। हाँ, एक चीज़ और, जो मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर है उसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट होती है, एक ही करंट दूसरे पे कितनी इंड्यूस्ड करंट होती है, उसकी डायरेक्शन, उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना इंड्यूस हुआ है, वो सब आप पढ़ के जाइए। फिर हम बात करते हैं हीट ट्रांसफर वाले जो चैप्टर्स होते हैं। हीट ट्रांसफर वाले जो चैप्टर होते हैं उनके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। उनके अंदर आपको देखो, जैसे टेम्परेचर का टाइम से रिलेशन होता है ना, कि ये जो ऑब्जेक्ट है कितनी देर में ठंडी होगी, कितनी देर में, ये सब कितनी देर में ठंडी होगी, तो ये सब आप पढ़ के जाइए, ये इंपॉर्टेंट है। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज वाला चैप्टर है उसके अंदर आप VRMS, वेलोसिटी वगैरह ये पढ़ के जाइए, ये इंपॉर्टेंट है। जो PV = nRT है, जो सिंपल फॉर्मूलाज है वो पढ़ के जाइए। और हाँ, इनके अंदर बिल्कुल भी माइनर मिस्टेक मत करना, जैसे एक मोलिक्यूल के लिए पूछा है और जो मोलिकुलर वेट है वो ले रहे हो, या फिर आप पूरा एक एक मोलिकुलर वेट लेना है, एक एटम का नहीं लेना है। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ बिल्कुल भी मत करना। VRMS पूछा है। एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, आप 2 भी लिखते हैं तो देखो मैंने 2 ही लिखा है क्या एक्चुअल में। रूट भी लगाते हो तो देखो मैंने ये जो रूट लगाया ये सही लगाया क्या, डबल चेक करो, ताकि आपके जो एक्यूरेसी है वो बेहतर होती जाएगी। कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो रेडियो एक्टिविटी वाला जो चैप्टर होता है, इसके अंदर कितने बीटा डीके हुए हैं, कितने बीटा डीके हुए हैं, अल्फा वगैरह, जो लास्ट में ये जो एटम होगा ये एक्चुअल में क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डीप में मत जाना इनके अंदर भी। मैं जो बोल रही हूँ बस आपको वही करने हैं, ज़्यादा डीप में मत जाना। मैं बार बार कह रही हूँ ये चीज़, आप प्लीज़ इसको फॉलो करना। एक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है, उसके साथ को रिलेट करके पढ़ना था कि आपके 2 चैप्टर्स भी कंप्लीट होंगे। जैसे आप इसको बोर मॉडल और हाइजेन प्रिंसिपल और प्लांक थ्योरी, ये जो प्लांक थ्योरी है इसको भी केमिस्ट्री वाले से को रिलेट करके पढ़ना। प्लांक थ्योरी और स्पेक्ट्री लाइंस वगैरह ये आप पढ़ना, और ये इंपॉर्टेंट है सब। और इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है एनर्जी वाले से, और डी ब्रोगली जो थ्योरम है वो पढ़ के जाइए, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स के अंदर आप 1D 2D, इनके अंदर आप बस फॉर्मूला देख लीजिए, इनके क्वेश्चन एक एक दो दो निकाल लीजिए, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए। इनके अंदर ये ईजी होते हैं, आप इनको ईजिली सोल्व कर देंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं आता है। ये जो यूनिट एंड डायमेंशन वाला जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ढंग से करके जाना प्लीज़। इसके अंदर आप बिल्कुल भी गलत मत करके आना, ये ईजिली आसानी से नंबर दिला सकता है, और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर हर साल क्वेश्चन आते हैं। सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर है, उसके अंदर लास्ट ईयर 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह और कितने साइकिल्स कंप्लीट होंगे, इनमें से क्वेश्चन आए तो आप इनको इजीली कर सकते हैं। और बट अपनी थोड़ी प्रैक्टिस रखना क्वेश्चन सोल्व करने में, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना कॉपी में। ऐसे नहीं कि बस फॉर्मूला पढ़ लिया, क्वेश्चन देख लिया बस हो गई, उनकी प्रैक्टिस करना ताकि आपकी वहाँ पे स्पीड बनी रहे। हम बात करते हैं WP, वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में भी इतनी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। जैसे लास्ट ईयर आया था कि आपको जैसे वर्क का फॉर्मूला होता है F.S, उसके अंदर वैल्यू दे रखी थी, I कैप J कैप कोई अननोन छोड़ रखा था, उसकी वैल्यू पूछी थी, और वर्क दे रखा था, और एक्स दे रखा था उसका मान, और डिस्टेंस दे रखी थी। तो आप इजीली इनका डॉट प्रोडक्ट करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यही क्वेश्चन आया था। इसके अंदर आप जैसे स्प्रिंग की एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वगैरह पढ़ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और मोमेंटम कंजर्वेशन में से भी क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा कोलेजन में भी आप जैसे इलास्टिक कोलेजन पढ़ सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। उसके अंदर भी कई इंपॉर्टेंट होते हैं, कई केस इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप अगर उसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एनएलएम एंड फ्रिक्शन की। एनएलएम फ्रिक्शन के अंदर मैं आपको पूरे चैप्टर्स नहीं बता रही हूँ। जैसे एनएलएम एंड फ्रिक्शन है, इसके अंदर चांस नहीं है कि क्वेश्चन आए, अगर आता है तो वो ऐसे श्योर रहता है कि यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। तो एनएलएम फ्रिक्शन के अंदर आप जैसे टेंशन वगैरह ये पढ़ सकते हैं, और मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ सकते हैं। F=Δp/Δt, जैसे न्यूटन लॉ है 2, वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन रहती है, और
और फ्रिक्शन के अंदर भी जैसे फ्रिक्शन के 2-3 केस होते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। फिर हम बात करते हैं एसएचएम, आप इसको स्किप कर सकते हैं। एसएचएम के अंदर आप स्प्रिंग की एनर्जी वगैरह पढ़ सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। जो ओमेगा वगैरह है, जो इनका एम्पलीट्यूड वगैरह है, इनका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। बस थोड़ा थोड़ा सुपरफिशियली स्टार्ट में उनको देख लीजिए, ज़्यादा डीप में मत जाइए। फिर हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर आप जैसे आर इक्विवेलेंट वगैरह निकालना और व्हीटस्टोन ब्रिज इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के चाहिए। ज़्यादा डीप में मत जाइए, बस इतना पढ़ लीजिए आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। और जो इसके अंदर जो लास्ट का टॉपिक है, जैसे उसके अंदर जो कलर कोडिंग पूछते हैं, कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आता है वो पढ़ के जाइए, वो इंपॉर्टेंट है। मीटर ब्रिज के अंदर आप बस देख सकते हैं कि हाँ इसकी लेंथ इसके इक्वल होती है, जो फॉर्मूला होता है वो कैसे आया, वो आप बस थोड़ा देख लीजिए। ये जो 3 से 4 टॉपिक्स है, प्लीज़ आप बस यही देख के जाइए। कैपेसिटर के अंदर भी आप ओनली स्फीयर कैपेसिटर और जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस है, उसका जो फॉर्मूला है उसको देख के चली जाइए। और बस इतना काफ़ी है। जो रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स है, ये प्लीज़ आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। वे ऑप्टिक्स के अंदर भी लास्ट ईयर बैंड विड्थ से क्वेश्चन आया था, ये इंपॉर्टेंट है। और डिफ्लेक्शन वगैरह ये सब आप पढ़ के जाइए, इनको स्किप मत करना। पोलराइजेशन ये सब पढ़ के जाना है आपको, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और रे ऑप्टिक्स के अंदर लास्ट ईयर माइक्रोस्कोप से, मिरर से, लेंस से और सबसे क्वेश्चन आया था, और प्रिज्म, ये सब आप पढ़ के जाइए, ये इंपॉर्टेंट है। इनके फॉर्मूला देख लीजिए, बस सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इजी ही क्वेश्चन आते हैं। बस आप साइन की गलती बिल्कुल मत करना, माइनस प्लस ये सब आप ढंग से पढ़ के जाइए। मैं तो कहती हूँ कि आप कम पढ़िए बट उसको बार बार में पढ़िए, ताकि कम से कम आप पढ़ रहे हैं तो वो क्वेश्चन तो आप सही करके आए। ये जो सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर है, इसके अंदर आप फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस ये देख सकते हैं, और डिफ्यूजन करंट वगैरह थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। और ये जो लास्ट में लॉजिक गेट है, इसको देख के जाना, ये इंपॉर्टेंट है। रोटेशनल मोशन के अंदर आप ज़्यादा डीप में मत पढ़िए। इनके अंदर आप जैसे इनर्शिया का फॉर्मूला देख सकते हैं, और जो एंगुलर मोमेंटम है उसके अंदर भी आप जैसे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देख सकते हैं। और उसको इनर्शिया में जैसे L = I ओमेगा होता है, तो उसके अंदर I देख सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडरेट भी देगा तो वो I दे के पूछ लेगा, तो I आपको आना चाहिए। तो ये मतलब ये जो, और उसके अंदर आप प्योर रोलिंग मोशन है उसकी कंडीशन देख लीजिए, बस ज़्यादा डिटेल में मत पढ़िए। और जो ये थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर है, आप इसको फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर से कोरिलेट करके पढ़िए, क्योंकि इन दोनों में ऐसी ऐसी टर्म होती है जो एक दूसरे के अपोजिट भी रहती है। तो आप इनको कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ईजिली आसान होगा, आप कन्फ्यूज भी नहीं होगे। और इसके अंदर चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, इनसे क्वेश्चन भी आया था, उनको अरेंज करना, उनको एक दूसरे से मैच करना आया था। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको स्किप मत करना। फिर हम कंक्लूजन पे आते हैं कि फिजिक्स के अंदर जो मैंने आपको जो चैप्टर्स बताए हैं, उनको आपको जैसे जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं वो आपको पूरे पढ़ने हैं। ज़्यादा डिटेल्स में तो किसी में भी नहीं जाना है, बस उनको पूरा पढ़ना है। और जो चैप्टर्स मैंने आपको इतने इंपॉर्टेंट नहीं बताए, उसके अंदर कई टॉपिक्स बताए हैं, तो आप उनको उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के जाइए, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस हो जाएगा, तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। और आपके मैं कहती हूँ कि अच्छे नंबर आएंगे, जितना मैंने आपको बताया है बस उतना फॉलो कीजिए आप। फिर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको पहले पढ़ना है जीओसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर उसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आया था, तो वो इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिसिटी वगैरह इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्ट्रेंथ वगैरह इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से कीजिए प्लीज़। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप 5 से 6 दिन दीजिए, पहले जीओसी को दीजिए। इसके अंदर आप अगर ये अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली आप 2 से 3 क्वेश्चन, हो सकता है तो 4 क्वेश्चन भी आप डेफिनेटली करेक्ट करके आओगे। फिर आप इसमें कीजिए IUPAC, वो इम्पोर्टेंट है। फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कर लीजिए ओनली, और आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर अगर आप पढ़ना चाहते हो तो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म वगैरह है वो आप कर सकते हैं, बट स्ट्रक्चरल इज इनफ। फिर हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एल्डिहाइड कीटोन, इनके अंदर आप जो नेम रिएक्शन है वो पढ़ के जाइए। एक बार तो एक काम कीजिए, आप पूरा सिलेबस कर लीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए, समझ में आया नहीं आया। फिर नेम रिएक्शन है, इनको उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना। लास्ट ईयर फिडल क्राफ्ट रिएक्शन आई थी, बर्च रिडक्शन आया था, फिटिक रिएक्शन आई थी, तो ये सब नेम रिएक्शन से ही क्वेश्चन आए थे। और इनके अंदर जो रिएजेंट होते हैं, रिएजेंट के नाम होते हैं, वो सब आप ढंग से देखिए, उसके अंदर क्वेश्चन भी आते हैं। कोई रिएजेंट बनता है तो वो आप उसको आप माइंड में रखिए। नीट के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट जो नीट के क्वेश्चन होते हैं वो एम्स नर्सिंग में नहीं आते हैं, बट जो नीट 2024 में क्वेश्चन आया था रोसेल साल्ट का, मतलब उसके अंदर अपन को चूज़ करना था कि कौन सा है रोसेल साल्ट, तो वो रिपीट होके आया था एम्स नर्सिंग एग्जाम के अंदर। तो वो एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का, तो आप देख सकते हैं कि जो नीट के क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होके आ सकते हैं। कौन सा है रोसेल साल्ट, तो वो रिपीट होके आया था एम्स नर्सिंग एग्जाम के अंदर। तो वो एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का,
तो आप देख सकते हैं कि जो नीट के क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होके आ सकते हैं नर्सिंग एग्जाम के अंदर। केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल आप स्किप कर सकते हैं, जो बायोलॉजी का जो बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर है वो इनफ है। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ दे रखी है तो वो आप उसके अंदर थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, वरना डिटेल के अंदर बायोलॉजी के अंदर दे रखा है। मेरे को इस बार लगता है कि पॉलीमर वाला चैप्टर आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि पिछली बार बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर्स के अंदर केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन आए थे, तो इस बार पॉलीमर वाला चैप्टर आ सकता है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ के जाना। फिर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वीबीटी, वीएससीपीआर थ्योरी, एमओटी ये सब इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको हाइब्रिडाइजेशन ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप पढ़ के जाना। और लास्ट ईयर उसके अंदर डायपोल मोमेंट में से क्वेश्चन आया था कि किसका जीरो होगा, BF3 H2O NH3 ऐसे दे रखा था, तो उसके अंदर BF3 ऑप्शन जाता। तो आप ऐसे डायपोल मोमेंट, ये केमिकल बॉन्डिंग, तो ये केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा डीप में मत पढ़ना, बस थोड़ा थोड़ा देख लेना कि इसके अंदर क्या होता है एक्चुअल में, तो ये आप पढ़ के जाना। फिर जो पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर लास्ट ईयर 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, जैसे एमएन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी थी, 12 एंड 16 ग्रुप में कौन कौन सेमीकंडक्टर है वो पूछा था, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकते हैं। उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट है अगर वो मॉडरेट लेवल का पेपर बनाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंपॉर्टेंट है, इनका साइज का ऑर्डर, बस थोड़ा थोड़ा देख लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअल में क्या है, और थोड़े बहुत एग्जाम्पल देख लीजिए, इतना ही देखिए। एक चैप्टर को आप 3-4 घंटे से ज़्यादा टाइम मत दीजिए। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इनको आप स्किप कर सकते हैं। लास्ट ईयर इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों दिन के एग्जाम को मिला के, तो आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक मेरे को लगता है लास्ट ईयर पी ब्लॉक में से क्वेश्चन आया था, तो इस बार डी एंड एफ ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर से जैसे KMnO4, K2, Cr2O7 जो लास्ट वाला टॉपिक है उसके अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं, और आगे वाले टॉपिक्स के अंदर जो साइज ऑर्डर वगैरह है ये आ सकते हैं, तो ये आप पढ़ के जाना। सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर आप स्किप कर दीजिए, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप कोलाइड स्टेट, इनके नेचर वगैरह पढ़ सकते हैं, गोल्डन नंबर 1 वगैरह ये सब पढ़ सकते हैं। चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बता रही, आप उनको स्किप कर सकते हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं तो जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ आप उनको पढ़ सकते हैं, बट पहले आप उनको पढ़िए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको भी पढ़ के जाते हैं तो आपके 23 से 24 क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर आपको करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये सब पूछी गई थी, और इसके अंदर जो लिगेंड आइसोमेरिज्म है, जो एम्फीडेंटेड लिगेंड है, उसके अंदर से क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जो सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर वो सभी इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिए। फिर मैं आपको कहूँगी कि ये जो डिलीटेड टॉपिक्स है इनको भी आपको पढ़ना है, जैसे सॉलिड स्टेट है, इसके अंदर भी आपको, जैसे लास्ट ईयर FCC के अंदर कितने एटम होते हैं, 4 एटम होते हैं, ये क्वेश्चन आया था। और जो नेटवर्क सॉलिड है यहाँ से क्वेश्चन आया था कि नेटवर्क सॉलिड का कौन सा एग्जांपल है इसके अंदर से। और जो एंटिटीज़ वगैरह है लास्ट के अंदर वो भी पढ़ना आपको, इनको भी स्किप मत करना। ये जो मेटलर्जी वाला चैप्टर है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर लास्ट ईयर जो ओर ऑफ जिंक है, कैलेमाइन, ZnCO3, इस पे क्वेश्चन आया था, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। हाइड्रोजन वाला चैप्टर भी आप स्किप कर सकते हैं, हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है बस वही पढ़ लीजिए। ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर है, इसे जो गैस की जो लास्ट के अंदर घुलने की जो कंडीशन होती है लिक्विड के अंदर, वो सब देख लीजिए आप। जो क्रिटिकल टेम्परेचर वगैरह है ये सब देख लीजिए। हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, दीदी प्लीज़ बता दीजिए। तो आपको कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो पढ़ने हैं। तो पहले आपको सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर मोलरिटी ये सब जो कंसंट्रेशन टर्म है ये पढ़ के जाने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो लास्ट के अंदर जो फॉर्मूलाज आते हैं, जैसे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब आप पढ़ के जाइए, ये इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं। जो आयोनिक इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है उसके अंदर जो pH का फॉर्मूला वो देख सकते हैं, और जो बफर सॉल्यूशन है उनके बफर सॉल्यूशन कब कब बनता है बस आप वही कंडीशन देख लीजिए। केमिकल काइनेटिक्स के मैंने आपको शॉर्ट नोट्स का पार्ट फर्स्ट टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराया था, वो आप देख लीजिए। मैं पार्ट सेकंड भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, उनके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आता। उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तक आप देख सकते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इतनी आती नहीं है। उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर देख सकते हैं, हाफ लाइफ वगैरह ये इंपॉर्टेंट है। उनके 2-3 क्वेश्चन कर लीजिए, फॉर्मूला देख लीजिए, और जो इनकी जो वेलोसिटी है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये कैसे निकलती है, तो उसका जो मेथड है उसको किस तरीके से अपन निकालते हैं वो देख लीजिए आप। मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शन को साथ में कर लीजिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको आप करके जाइए। जो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर जो लास्ट में जो फॉर्मूला होता है नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए,
और हेलोजन के लिए ये भी पढ़ के जाइए। मोल कॉन्सेप्ट में इक्विवेलेंट वेट है, उसका फॉर्मूला देख लीजिए, और जो आयन फैक्टर वगैरह है वो देख लीजिए, बस वो इंपॉर्टेंट है। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आप मोल के फॉर्मूला देख लीजिए, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह देख लीजिए, लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह आप देख लीजिए। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। रेडॉक्स रिएक्शन में आप उनको बैलेंस करने वाली चीज़ें छोड़ सकते हैं। बस ये देख लीजिए कि जो साल्ट होता है उसके लिए एन फैक्टर क्या होता है, चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, या फिर पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, और बेस के लिए कितने हाइड्रोक्साइड आयन देता है या H+ आयन लेता है, ये सब आप देख लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी लास्ट ईयर लेग्रांजी सेल से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था जो इजी था। उसके अंदर आप जैसे उसकी कितनी जो अमाउंट है वो इलेक्ट्रोड पे जमा होगी, m=Z/IT ऐसे करके फॉर्मूला होता है, वो इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मतलब फेराडे लॉ से क्वेश्चन आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर आप नेल्सन इक्वेशन वगैरह उसका बस फॉर्मूला देख लीजिए। ये कैथोड और एनोड के जो ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड वाला जो फॉर्मूला वगैरह है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वो देख लीजिए। ज़्यादा डीप में मत जाइए, बस थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। और इनकी जो टर्म होती है जैसे कंडक्टिविटी, ये सब थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं प्लीज़ आप उनको पहले करना। अगर आप अदर चैप्टर भी करना चाहते हैं तो जो चैप्टर्स मैंने आपको पहले बताए हैं आप उनको, जो चैप्टर मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं वो आपको करने हैं पहले, ताकि अगर आपके पास टाइम नहीं रहे तो भी आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाए। और मैं प्लीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ डिटेल में क्वेश्चन मत लगाइए। देखो, आपको इसके अंदर प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको एक एम्स नर्सिंग एग्जाम के अंदर आपको एक एम्स में सीट चाहिए। तो आपको जो जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ प्लीज़ आप उनको पहले कीजिए। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप लास्ट में उनको कर लीजिए, क्योंकि अभी जिन बच्चों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, आप डेफिनेटली इस मेथड से आप 100% सिलेक्शन ले लोगे। अगर आप ढंग से मेहनत करते हो और रोज़ पढ़ाई करते हो, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपसे खुद बोल रही हूँ, आप ये चीज़ लिख लो कि मैं डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप ये चैप्टर्स करके जाते हो, इनको ढंग से पढ़ के जाते हो। अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, अगर आप लास्ट के 1 मंथ या फिर लास्ट के 25 डेज भी अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है। डाउट है आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट पढ़ती हूँ और उनका जवाब भी दूंगी। और प्लीज़ मुझे बताइए कि आपका कितना कितना सिलेबस हो चुका है। कॉन्फिडेंस इज़ हाफ द विक्ट्री, तो इस चीज़ को आप याद रखना। और आप जिस भी एम्स में जाना चाहते हैं उसके आप मोटिवेशन वीडियो देखिए। अगर आप जब भी डीमोटिवेट होते हैं तो उन वीडियो को देखिए, बार बार आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आई नो आपको मेरा वीडियो अच्छा ही लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।